नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 81। इस सीरीज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ साथ इस वीडियो का एम भी रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। दीज आर माई क्वालिफिकेशन, आई एम डन बीटेक प्लस डिप्लोमा एंड सेलेक्ट इन दीज एग्जाम। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज जनरली। अच्छा देखो, अगर मैं परमेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं परमेबिलिटी की, ठीक है, ये तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी जिसको के से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू के आई। तो यहाँ ये कौन सा लॉ होता है? V डायरेक्टली, ये होता है डार्सी लॉ। कौन से फ्लो के लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। ठीक है, नोट नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1। ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। अच्छा, अब मैं बात करूँ टेबल की, तो टेबल यहाँ देख लो, ये रही टेबल आपकी। आंसर सी है इसका। टेबल देख लो पहले यहाँ पे, इस सबको मैं रख कर देता हूँ यहाँ से, है ना। अगर ग्रेवल की बात करें तो जनरली 1 होती है। यूनिट ध्यान रखना, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्रेवल की ग्रेटर देन 1, सेंट की 10⁻³ से नीचे। ओके, सिल्ट की 10⁻³ से 10⁻⁷, और सिल्ट की, सॉरी क्ले की उससे भी कम। यानी कि इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है ना, कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ग्रेवल की, फिर सैंड की, फिर सिल्ट की। ओके, उसका बची सबसे कम क्ले की। तो अगर ऑर्डर लिखूँ मैं यहाँ पे, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और आपका क्ले का, तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 10⁻³ ठीक है, लेस देन 10⁻³ टू 10⁻⁷, और लेस देन 10⁻⁷, या फिर रेंज याद रख लो ऐसे करके, इसको हटा दो रेंज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्ले, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कंसोलिडेशन के बारे में। तो आंसर क्या हो गया? 10⁻⁷। देखो 10⁻⁷ से कम जाओगे तो वो वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब नीचे जाओगे तो कम होगी ना। तो वहीं देखो, यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होगा बच्चों को, वो कहाँ होगा? यहाँ पे, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है, और एक इसमें। अगर यहाँ से ये बढ़ रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ से भी बढ़ रहा है, ये प्लस की ओर जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेस देन 10⁻⁸, ये 10⁻⁷ में ही आता है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर 3rd ईयर 20-year रोड प्लान इज। देखिए, मैं ईयर प्लान की बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं रिवाइज कराता हूँ पहले कैसे। अगर मैं IRC की बात करूँ तो स्टेब्लिश हुआ 1934 में। ठीक है, फर्स्ट ईयर रोड प्लान था, 20 ईयर रोड प्लान था, वो हुआ था 1943 से लेकर 1963 के लिए। लेकिन कब कंप्लीट हो गया? 1961 में कंप्लीट हो गया। ओके, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान था जो, वो हुआ था 1961 से लेके 1981 तक। थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, वो 1981 से हुआ था 2001 तक। ठीक है, अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये लखनऊ रोड प्लान है, ये बॉम्बे है, और ये नागपुर है। इंटेंसिटी की बात करूँ तो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये 32 था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 32 किलोमीटर। ये 82 किलोमीटर बनानी थी रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट लिख रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3rd ईयर 20 रोड प्लान की बात कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो नेशनल हाईवे का फॉर्मूला था वो क्या था लेंथ निकालने का? वो था एरिया अपॉन 50। स्टेट हाईवे के केस में लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइड बाय 25। क्योंकि यह नेशनल हाईवे की बात कर दी है, तो क्या होगा? एरिया बाय 50। 50 किस में दिख रहा है? ओनली ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइन रैंडम क्रैक्स और फिशर्स ऑन सरफेस ऑफ कंक्रीट बाय श्रिंकेज ऑफ सरफेस लेयर इज नोन। ठीक है, ये देखो, ये जो डेफिनेशन, जो लैंग्वेज है, बहुत टिपिकल लग रही है, लेकिन ये चीज़ हमारे घरों में है। हमारे घरों में देखी होगी आप लोगों ने, कैसे छत पे देखो तो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे, मकड़ी का जाल बन जाता है। मैं कहूँ उसको तो मकड़ी का जाल सा हमको लगता है ना।
उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रेजिंग। वहीं लिखा है डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, दो बार अपनी एक आएगा, नेटवर्क ऑफ फाइन रैंडम क्रैक। रैंडम यानी ऊट पटांग, कहीं से भी किधर भी चला जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रेजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अब दिखता कैसे है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो वो ये रहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं भाई, क्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। इफ्लोरेसेंस जानते हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, लेटेंस जानते हैं, एक कह लूँ कि लिक्विड सीमेंट का पेस्ट ऊपर आ जाता है, वो लेटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट सूटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। देखो रोड के लिए प्रॉपर्टी अलग होगी, ध्यान रखना, और आपका कंक्रीट बना रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। रोड के लिए कितने से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6%, ये लिमिट है, याद रखना। अब आपको बताना है कि कंक्रीट के केस में क्या लिमिट है, किससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको सर्च करना है, पढ़ना है, ढूंढना है, ठीक है ना। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ स्टील इज। जब आप आरसीसी पढ़ते हो, जब आप आरसीसी पढ़ना चालू कर देते हो तो फर्स्ट बेसिक चैप्टर होता है बच्चे, वहाँ पे यही बताया जाता है कि हमारे पास ऑप्शन तो बहुत थे, है ना, हमारे पास ऑप्शन बहुत थे, लेकिन हम लोगों ने स्टील ही क्यों चूज करा, क्योंकि स्टील का थर्मल कोएफिशिएंट लगभग बराबर होता है, स्टील थर्मल कोएफिशिएंट कंक्रीट के कितना होता है, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। अब बोलो सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये लिख नहीं रहा हूँ, ये याद कर लेना अच्छी तरह से, ये इम्पॉर्टेंट है ना। अभी रिसेंटली ये पूछा जा चुका है UPRVUNL के एग्जाम में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, और शायद जी की वैल्यू भी पूछी थी, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके तो डाटा जितना ज़्यादा याद कर सको उतना डाटा कलेक्ट कर लो, क्योंकि कभी भी एग्जाम में कौन सा डाटा कहाँ पूछ लिया जाए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ स्टील इज सेम एज दैट ऑफ कंक्रीट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा इसका रीजन क्या है, सेम क्यों, सेम का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने सोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, सोम का कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मैं, अगर ये ए मटेरियल है और ये मटेरियल बी है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर अल्फा ए का ज़्यादा है अल्फा बी से, और मैं चेंज इन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर, तो ये ज़्यादा बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये इतना तेज नहीं बढ़ेगा, तो इसको ये खींचेगा, यानी इस पर कंप्रेशन आएगा, इस पर टेंशन आएगा, इस पर कंप्रेशन आएगा उतना ही, इस पर उतना ही टेंशन आएगा, तो इससे क्या होता है, इससे श्रिंकेज हो जाती है, श्रिंकेज होगा तो क्रैक होगा, और क्रैक हम लोग चाहते नहीं है। इस वजह से ऐसा मटेरियल देखेंगे कि ए और बी दोनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या हो, लगभग बराबर हो, एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, लगभग तो बराबर हो सकता है, इस वजह से हम लोगों ने स्टील चूज करा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिसाइजर जनरेट रिपल्सिव फोर्स नोन एज। अच्छा प्लास्टिसाइजर, अगर मैं बात करूं, एक तो प्लास्टिसाइजर का दूसरा नाम क्या है बताना है, दूसरा इसकी यहाँ पे लिखा है रिपल्सिव, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं उनको दूर दूर फेंकता है, दूर दूर फेंकता है, ठीक है, तो दूर दूर फेंकता है यानी रिपल्सिव है। तो ये वाटर जो फंसा हुआ होता है बीच में, उसको यूज करवाता है किसमें, रिएक्शन में। अच्छा यूज वाटर को रिएक्शन में करवा रहा है, तो बाहर से पानी की मात्रा हमको कम डालनी पड़ेगी, तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया, एक नाम बता रहा हूं, वाटर रिड्यूसर। एक और नाम होता है वो आपको बताना है, एक और नाम होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, लिग्नोसल्फेट, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका क्या है, लिग्नोसल्फेट, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज आपको बतानी है, ठीक है। जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, जीटा पोटेंशियल। अच्छा वाटर रिड्यूस कर रहा है, यानी कि वाटर रिड्यूस कर रहा है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट होने पे भी वर्केबिलिटी कैसी देगा, अच्छी, है ना। चलो अगला टेस्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज।
स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या है? ब्राजीलियन टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसमें जो लोडिंग रेट है वो बताना आपको, लोडिंग रेट कितनी होती है ना। चलो, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और जनरली हर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेगा तो ताज्जुब की बात नहीं है। याद कैसे रखना है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में दो होते हैं, एक प्री टेंशन, एक होता है पोस्ट टेंशन। प्री में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें लॉसेस की कंपेरिजन में कम होते हैं। लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से ग्रेड होता है वो M40 यूज़ करते हैं, कम होने की वजह से इसमें M30 यूज़ करते हैं। इसमें जो क्लियर कवर होता है वो भी 30 mm का ही होता है, तो ये भी याद रखना इसी के साथ 30/30, ठीक है। तो पोस्ट टेंशन की बात करें तो पोस्ट टेंशन में लॉस होते हैं कम, कम लॉस की वजह से ग्रेड भी कम होगा M30, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस लॉजिक के थ्रू आपको याद रखना है इस चीज़ को, है ना। अच्छा चलो, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन कर्व की, तो उसकी दो में कंफ्यूजन रहता है। एक बच्चों को आइडियल होता है, चलो ठीक है सर, एक होता है यूज सूटेबल बोल देगा, या फिर जो यूज करते हैं। आइडियल क्लॉथोइड है, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन यूज जो करते हैं वो स्पाइरल करते हैं, क्यूबिक स्पाइरल, ठीक है। तो आइडियल क्लॉथोइड है, लेकिन यूज करेंगे या फिर सूटेबल है तो क्यूबिक स्पाइरल। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने क्या पूछा है? आइडियल। आइडियल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। द डिजाइन पीरियड फॉर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के लिए डिजाइन पीरियड कितना होता है? 15 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जितनी भी यूनिट्स हैं उनके साथ के डिज़ाइन पीरियड्स ये रहे, ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स है तो कितना यहाँ पे 15 साल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपका रॉ वाटर क्लियर वाटर कन्वेइंग यूनिट्स हैं जो आपको लाइन बिछाई जाती है वो 30 साल रॉ वाटर के लिए, ठीक है। अगर आपकी जो अप्रेंटिसेस है पाइप कनेक्शन हैं वो भी कितने साल के लिए होते हैं? 30 साल के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इसी में तो आ जाएगा पूरा, इसी में तो आ जाएगा, ये 5 और 6 में तो आ जाएगा, तो वो भी कितना है? 30 साल। तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन। द एस्टिमेट प्रिपेयर फॉर अप्रूवल टू इंक्लूड एडिशनल आइटम ऑफ वर्क। जब एडिशनल आइटम ऑफ वर्क आ जाएगा तो वो कौन सा एस्टिमेट हो जाता है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कीवर्ड से पकड़ के करना, लेकिन आज का जो टाइम है पढ़ने का और कंपटीशन का इतना टफ हो गया कि आपको कीवर्ड प्लस उसका कॉन्सेप्ट वो भी पूछना है, और लास्ट में जाके यहाँ पे जाके क्या कर देता है? उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो आपको क्या है, अगर कोई ये कॉन्सेप्ट है, पहले क्या होता था यहाँ तक पढ़ना होता था, फिर यहाँ तक पढ़ना होता तो काम बन जाता। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो पे जो एसएससी जेई का इस बार पेपर हुआ था, UPRVUNL का जो पेपर हुआ है, उन दोनों को देखते हुए तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक बार गो थ्रू हो जाओ सारे डाटा से कम कहीं ना कहीं 1% तो डाटा दिमाग में रह जाएगा, उसकी हेल्प से आप एलिमिनेट तो कर सकोगे, लेकिन 50% तो आपको रिमेंबर करना ही करना है, ध्यान रखना 100%, ठीक है। इसको तो नहीं छोड़ सकते, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज इन द रेंज 0.75 to 1.25 देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक है। और साथ साथ आपको ये बताना है कि एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ना बताइए, ये बताइए कि किस सॉइल पे डिपेंड करती है, किस सॉइल पे डिपेंड करती है ये बताना, ठीक है, या फिर किस सॉइल के लिए हम लोग उसको कंडक्ट करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही बताइएगा आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और एम भी कितना रखा हम लोगों ने? 10 लाइक्स का। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए, रेगुलर ऐसे लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब कभी हो सकता है कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू ना हो,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने काम बंद कर दिया ना, जितने समय तक हम लोगों ने यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड नहीं किया उतने समय तक हम लोग एक्टिव कहाँ थे, एक्टिव थे टेलीग्राम चैनल पे। अगर मैं एक जगह एक्टिव तो 100% रहूँगा यूट्यूब चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे। जब मैं यहाँ एक्टिव नहीं था तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सी क्विजेस पोस्ट की थी और क्विज के क्वेश्चंस का लेवल ऐसा था कि हाँ उसको 30% से कम बच्चे ही उसको सही कर पा रहे थे, यानी क्वेश्चंस का लेवल मैं कहूँगा A+ रखता हूँ मैं। A+ रहने का मतलब कि वो आपके कॉन्सेप्ट को जड़ से चेक करे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि सेडिमेंटेशन, सब लोग याद रखते हैं सेडिमेंटेशन 2 केसेस में होता है, एक होता है आपका वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स में, एक होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए सेडिमेंटेशन टाइम अलग है, इसके लिए सेडिमेंटेशन टाइम अलग है। बच्चे इसके लिए याद करते हैं, इसके लिए याद नहीं करते, जो कि गलत है। इसके लिए कितना होता है, 1 से लेकर 2 घंटे, है ना। और सेडिमेंटेशन में वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स में 2 आ जाते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अगर मैं यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट में बात करूँ तो जो सेडिमेंटेशन है, प्लेन सेडिमेंटेशन 4 से 8 घंटे होता है। ठीक है, लेकिन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन कितना होता है, 2 से लेकर 4 घंटे। तो ये भी डाटा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह स्टडी का तरीका बनाइए। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी कंसिडर जरूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।